क्या आप लोगों ने ये बात नोटिस की? ईयर 2000 से अब तक इंडिया में 6 प्राइम मिनिस्टर, यूके में 7 प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका में 5 प्रेसिडेंट बदल चुके हैं। पर 2000 से 2025 तक रशिया को सिर्फ एक ही आदमी रूल कर रहा है, वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की कहानी शुरू होती है 1991 से। रशिया में प्रेसिडेंट बनता है बोरिस, जो कि बहुत ज्यादा करप्टेड होता है। रशिया की इन्फ्लेशन बोरिस के टाइम पे 800% से बढ़ जाती है। वो प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करता है। वो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं और बिग इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी अपने दोस्तों को कौड़ियों के दामों पे बेच देता है। रशिया में लोग भुखमरी से बढ़ रहे थे, वहां लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी। और फिर आता है ईयर 1999। पूरे रशिया के लोग बोरिस को हटाना चाहते थे, सब लोग उसके हेट में थे। और उसको एक बात पता चल गई थी, अगर वो जिस दिन गद्दी से उतरा उसी दिन या तो उसका असैसिनेशन हो जाएगा या तो उसे लंदन भागना पड़ जाएगा। इस सब के लिए बचने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे अपना एक बहुत ज्यादा विश्वास वाला आदमी बिठाना चाहता था। और इसी टाइम पे उसकी मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन से। वो व्लादिमीर पुतिन को ईयर 1999 में एक एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंडिया में मनमोहन सिंह को बनाया गया था, वैसे ही बना देते। और रशिया की हालत ईयर 1991 से 1999 तक ये हो चुकी थी कि रशिया को एक माफिया स्टेट कहना गलत नहीं था। व्लादिमीर पुतिन केजीबी के एक एजेंट थे। जैसे इंडिया में RNAW है, वैसे ही रशिया में नहीं, सोवियत यूनियन में केजीबी थी और उसकी आगे सक्सेसर बनती है FSB। और पुतिन के केस में ईयर 1999 से पहले व्लादिमीर पुतिन को कोई भी नहीं जानता था। अचानक एक आदमी आता है और रशिया की PM की गद्दी पे बैठ जाता है। लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे और वो व्लादिमीर पुतिन और बोरिस दोनों को गद्दियों से हटाना चाहते थे। और फिर आता है व्लादिमीर पुतिन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट। डेट थी 4 सितंबर 1999। मॉस्को में एक अपार्टमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें 129 लोग मारे जाते हैं। उसी के 5 दिन बाद 9 मार्च को मॉस्को में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट फिर से होता है और उसमें 109 लोग मारे जाते हैं। ये रशिया की जनता के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है और वो कहीं भी जाने से डरने लगते हैं। इसी के दौरान 23 सितंबर 1999 को व्लादिमीर पुतिन एक मीटिंग बिठाते हैं जो न्यूज चैनल पे लाइव थी। और उसमें वो कहते हैं जिस जिसका इस अटैक के पीछे हाथ है हम उनको मारेंगे। अगर वो अपने घर पे भी बैठे होंगे तो हम उन्हें घर से ला के मारेंगे। इसमें वो चेचन्या के लोगों को दोषी पाते हैं। चेचन्या एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था जो अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहा था रशिया से। और इसी दौरान वो चेचन्या पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं और फिर अगले 1 महीने तक चेचन्या में बमबारी होती है। इस केस के बाद व्लादिमीर पुतिन को पूरे देश में एक सेवियर की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को खत्म करा जिनसे पूरे देश को खतरा था। सडनली जहां व्लादिमीर पुतिन को और बोरिस को हेट कर रहे थे, लोग इन दोनों को अपना सेवियर की तरह देखने लग गए थे। आगे जाके व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ता है और ईयर 2000 में वो इलेक्शन जीत जाता है। ये व्लादिमीर पुतिन की कहानी का सिर्फ स्टार्ट था। मैं आपको इस केस से हटके एक चीज बताता हूँ। ये 1963 में KGB का एक एजेंट इंडिया आया था। वो इंडिया में एज अ स्पाई 5 से 10 साल तक रहता है और फिर वो ये कह के वापस चला जाता है कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं इनको धोखा नहीं दे सकता। वो आगे जाके एक बुक लिखता है और वो उस बुक में लिखता है कि कैसे किसी देश की सत्ता गिराई जा सकती है और वहां पे राज करा जा सकता है। वो मेजरली 4 पॉइंट्स कहता है कि अगर ये 4 पॉइंट्स आप एक कंट्री में कर दो तो वो कंट्री एट द एंड आपके पैरों में झुकेगी। सबसे पहले वो चीज कहता है डीमोरलाइजेशन। वहां के लोगों को इतना डीमोरलाइज कर दो कि आपका कल्चर खत्म है, आपके कल्चर अच्छा नहीं है, आप लोग नीची जाति को ऊंची जाति के हो, आप उनमें डिवीजन क्रिएट कर दो और उनको मोरली इतना डिग्रेड कर दो कि वो अपनी आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन उठाने लग जाएं। इस सब से उनका माइंड अनस्टेबल होएगा। और फिर आएगा सेकंड पॉइंट, डिस्टेबलाइजेशन। सेकंड स्टेप में आप कंट्री में डिस्टेबलाइजेशन करो, वहां पे प्रोटेस्ट करो, दंगे करो, लोगों को मरवाओ, लोगों में डिवीजन करो, हिंदू जैसे इंडिया में बेसिकली हिंदू मुसलमान में होता है। और ऐसे ही एक कंट्री की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। फिर आता है थर्ड स्टेप, रेवोल्यूशन। आप उस कंट्री में रेवोल्यूशन के नाम पे प्रोटेस्ट और दंगे कराओ। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। इंडिया में कश्मीर में आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वो अपने आप को रेवोल्यूशनरी कहते हैं पर एट द एंड वो सारे टेररिस्ट बन के रह जाते हैं। इससे उस कंट्री के लोगों के जो मेंटल पावर है वो एट द एंड 0 हो जाती है। और एट द लास्ट फिर आता है फोर्थ स्टेप, नॉर्मलाइजेशन। आप उन लोगों को ठंडा करो, शांत करो और कहो कि मैं आपके साथ हूं। और वो सब आप पे विश्वास करने लग जाएंगे कि आप एक मुसीबत के समय में उनके साथ खड़े हो और उनका साथ दे रहे हो।
अगर वो केजीबी के एजेंट इंडिया में ये 4 चीजें करने को कामयाब हो जाता तो क्या पता आज इंडिया ब्रिटिश के बाद रशिया की कॉलोनी बन जाती। और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाता है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन एक एक्स केजीबी एजेंट था, उसको पता था कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, उनको अपने इन्फ्लुएंस में कैसे लाना है, उन पे रूल कैसे करना है, उनको अपनी बातों से आपको कैसे मनाना है। वो प्रेसिडेंट बनते अपने सारे एक्स जो मिलिट्री एजेंट्स थे, जो स्पाइस थे, जो केजीबी के एजेंट थे और जो मिलिट्री जनरल्स थे, उनको टॉप पोजीशंस पे बिठा देता है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के सीईओ की पोस्ट पे बिठा देता है। और फिर इसके बाद शुरू होता है व्लादिमीर पुतिन की डिक्टेटरशिप। वो रशिया की जियोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्थिति को ऐसे समझता है कि आज 70 to 80% ऑफ द यूथ पुतिन को अपना सेवियर देखती है, क्योंकि वो हर एक काम एक केजीबी एजेंट की तरह करता है। अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठती है वो उसको करप्शन के केस में हटा के निकाल देता है। रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक लौता ऐसा इंसान है जिसने अपनी कंट्री के सबसे रिचेस्ट आदमी को 9 साल तक जेल में रखा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी को जेल में डाल दे? नहीं ना, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एट द एंड पैसा जिस पे है आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, वो कैसे ना कैसे बच जाएगा। पर रशिया के केस में ऐसा नहीं है। रिचेस्ट पर्सन को 9 साल के लिए जेल होती है। और जितने प्राइवेट बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़ा होने चाहते थे, वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहते। और ऐसे ही व्लादिमीर पुतिन की डिक्टेटरशिप आज ऐसे हो गई है कि 100% ऑफ द पॉपुलेशन रशिया में व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ी है, उसके अगेंस्ट वहां पे कोई है ही नहीं। व्लादिमीर पुतिन एक और बड़ी गेम खेलता है। 1999 में प्रेसिडेंट बनने के बाद वो वहां की सबसे बड़ा न्यूज चैनल एनटीवी को खरीद लेता है और वो आने वाले 3 साल में ही एक न्यूज चैनल से एक बच्चों के कार्टून का चैनल बन जाता है। ऐसे ही आते आते उसने 1-2 साल में सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को खरीद लेता है या फिर उन पे करप्शन के केस डाल के उन्हें बंद कर देता है। 1999 के बाद रशिया में 70 से 80 जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट थे, उनकी अनडाउटेडली या अनइमेजिनेबल डेथ हो जाती है। मिखेल जो रशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी का मालिक था, पुतिन उसको 9 साल के लिए जेल में डाल देता है। और इससे वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है कि जो भी पुतिन के खिलाफ जाएगा वो भगवान के पास ही जाएगा। तो ऑपोजिशन लीडर्स में और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में पुतिन का डर इतना है जितना इंडिया में एक टाइम पे दाऊद इब्राहिम का होता था। पुतिन बस एक बहुत ही सिंपल रूल फॉलो करता है, पनिश 1 to teach 100। उसने सबसे रिचेस्ट आदमी को पनिश करके ये बात साबित कर दी कि अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन उसके खिलाफ जाएगा तो उसका इससे भी बदतर हाल होगा। पुतिन वहां के सब बिजनेसमैन और ओपोजिशन लीडर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है कि ताकि कोई भी उसके खिलाफ जाए तो वो उसको एक करप्शन के केस में किसी भी एंटी टेररिज्म के केस में पाके उसको उसका करियर खत्म कर पाए। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के भी इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आप बीजेपी के इन्फ्लुएंस में हो तो इतना ज्यादा ना हो कि आप जो वो कहें वो सही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली थिंक करना चाहिए कि कांग्रेस ने कुछ बोला तो वो सच है, ऐसे नहीं होता। आपको हर फैक्टर्स को देख के परख के फिर अपना निर्णय लेना चाहिए।